गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10 में कार्बन और उसके यौगिक या आपका चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। कार्बन तथा उसके यौगिक ये पढ़ाया जा रहा है आपको। जिस क्रम में हम पहुँचे थे हाइड्रोकार्बन के क्लासिफिकेशन तक की बात हो गई थी। IUPAC नॉमेनक्लेचर आपको जानना है। उसके पहले एक दो टॉपिक छोटे छोटे टर्म हैं उनको जान लो बच्चों। जैसे आपने हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण किया, उसमें संतृप्त की बात आई और असंतृप्त की बात आई। इस तरीके से कि ये दोनों होते क्या हैं आपको जानकारी मिली। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को ही नाम क्या दिया जाता है? एल्केन। असंतृप्त की दो कंडीशन नजर आती है, एक होती है एल्कीन की और दूसरी होती है एल्काइन की। तो एल्कीन और एल्काइन दो कंडीशन है। तो एल्केन में क्या होती है? सिंगल बॉन्ड। एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड ये हो जाता है। तो यहाँ तक की बात आपकी हो चुकी है। आज हम छोटा छोटा पहले एक दो टॉपिक आपका और क्लियर कर रहे, तब IUPAC में एक साथ चला जाएगा। जैसे देखो एक पहला एक टॉपिक है आपका जैव शक्ति सिद्धांत। ये आपका छूटा हुआ था, जान लीजिए, छोटी सी बात है इसमें। जैव शक्ति सिद्धांत बायोनॉमियल थियरी। ध्यान दीजिए, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे वैज्ञानिक बर्जीलियस ने। जैव शक्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे वैज्ञानिक बर्जीलियस ने ये माना था कि जो कार्बनिक यौगिकों का स्रोत है, जो कार्बनिक यौगिक की नींव है, वह जीव जंतुओं में, पेड़ पौधों में होती है। किसी भी अकार्बनिक यौगिक से हम कार्बनिक यौगिक को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कार्बनिक यौगिक स्वयं जीव जंतुओं, पेड़ पौधों में उपस्थित हैं। इनका मुख्य स्रोत क्या है? जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं। इन्हें हम बाहर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ये कथन था किसका? बर्जीलियस का। तो बाद में बर्जीलियस ने क्या कहा था कि कार्बनिक यौगिकों को हम बाहर प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, इनके मुख्य स्रोत जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं। बाद में इन्हीं के शिष्य थे कुछ समय बाद, उनका नाम था वैज्ञानिक होलर नाम के साइंटिस्ट ने इनकी इस विचारधारा को गलत सिद्ध किया। किस प्रकार से इन्होंने गलत सिद्ध किया है? तो प्रयोगशाला में सबसे पहले वैज्ञानिक होलर ने यूरिया का निर्माण किया था और उस यूरिया का निर्माण हुआ था अकार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनेट को गर्म करके। ये आपका है अमोनियम साइनेट। ये कंपाउंड है अमोनियम साइनेट। इस अमोनियम साइनेट को हीट कर देते हैं तो आपका NH2 CONH2 इसका नाम होता है यूरिया। यूरिया की प्रिपरेशन हुई थी, किया था किसने? वैज्ञानिक होलर ने यह देखा कि अमोनियम साइनेट जैसे अकार्बनिक यौगिक को हीट करने से कार्बनिक यौगिक यूरिया बना था। ये आपका कंपाउंड है ऑर्गेनिक। ये है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड और अमोनियम साइनेट आपका कैसा है?
इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, या आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड है या आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो सबसे पहले होलर ने प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया बनाया। चूंकि अमोनियम कार्बोनेट अकार्बनिक था और यूरिया कार्बनिक है, इसलिए जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन किया गया। जैव शक्ति सिद्धांत में कई बातों को गलत सिद्ध किया गया वैज्ञानिक होलर द्वारा। होलर कौन थे? तो बर्जीलियस के शिष्य थे। और आपको काम की बात बता दें, यहाँ से 1 नंबर का सवाल मल्टीपल चॉइस में पूछा जाता है कि सबसे पहला कार्बनिक यौगिक जो कि प्रयोगशाला में निर्मित किया गया था उसका नाम क्या है? यूरिया। सबसे पहला कार्बनिक यौगिक जो प्रयोगशाला में बनाया गया था उसका नाम है यूरिया। यूरिया का निर्माण किसने किया? होलर ने। जैव शक्ति सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो बर्जीलियस हैं। होलर ने यूरिया किस यौगिक से प्राप्त किया था? तो क्या बताएंगे? अमोनियम साइनेट से प्राप्त किया था। किया क्या था उन्होंने कि अमोनियम साइनेट को लेके हीट किया था। हीट करने पर क्या बना था? आपका यूरिया बना था। तो इतनी बातों में से कोई एक बात आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती है 1 नंबर के लिए, तो ध्यान रहे। जैव शक्ति सिद्धांत के जन्मदाता बर्जीलियस, जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन किया होलर ने। बर्जीलियस के अनुसार कार्बनिक यौगिक का निर्माण अकार्बनिक यौगिक से संभव नहीं है। इस बात को गलत सिद्ध किया किसने? होलर ने। क्या किया? अमोनियम साइनेट जैसे अकार्बनिक यौगिक को गर्म करके यूरिया जैसे कार्बनिक यौगिक का निर्माण कर दिया, जिससे जैव शक्ति सिद्धांत में कही गई बातों को गलत सिद्ध किया गया। ठीक, अब देखो कथन क्या क्या 1 नंबर के सवाल पूछ सकते हैं। जैव शक्ति सिद्धांत को किसने दिया? बर्जीलियस ने। जैव शक्ति सिद्धांत में क्या बातें कही गई हैं? तो आपको बताया गया। जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन किसने किया? तो होलर ने। सबसे पहला कार्बनिक यौगिक जो कि प्रयोगशाला में बनाया गया है यूरिया, किससे बनाया गया? तो अमोनियम साइनेट से। ठीक है, इतनी बातें हैं जो कि 1 नंबर में पूछी जाती हैं, इनको आप याद रखिए। अब इसके आगे की नेक्स्ट बात कर रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसके आगे की नेक्स्ट बात यह है कि एक छोटा सा टर्म आता है, छोटा सा टर्म आता है आपका, एक पूछी जाती है श्रेणी टर्म। ठीक है, तो जैसे देखो आपने मेटल और नॉन मेटल वाले चैप्टर में पढ़ा था क्या? सक्रियता श्रेणी, एक्टिविटी सीरीज। यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पर भी एक श्रेणी है, उसका नाम है सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी को बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। ये क्या है? होमोलॉगस सजातीय श्रेणी। ठीक है, वहां आपने क्या पढ़ा था? एक्टिविटी सीरीज, सक्रियता श्रेणी। यहाँ क्या है? सजातीय श्रेणी। वहां क्या था कि तत्वों को उनके मानव अपचयन विभव के घटते क्रम में रखने पर एक श्रेणी मिली थी जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। और यहाँ क्या होगा कि यौगिकों को CH2 के अंतर पर रखने पर एक श्रेणी बनेगी जिसे हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। ध्यान दीजिए, एलिफैटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी का पहला सदस्य कौन था? मीथेन। अब एक टेबल यही आप और याद करते चले चलिए। किसी यौगिक में एक कार्बन है तो उसका नाम होता है मेथ, 2 होने पर एक, 3 होने पर प्रो,
4 कार्बन होने पर ब्यूट, 5 कार्बन होने पर पेंट, 6 कार्बन होने पर हेक्स, 7 कार्बन होने पर हेक्स, 8 कार्बन होने पर ऑक्ट, 9 कार्बन होने पर मोन और 10 कार्बन होने पर डेक। इसके आगे भी होता है, लेकिन हाई स्कूल के बच्चे अगर यहाँ तक की टेबल याद रखते हैं तो सवाल आपके नहीं फंसेंगे, आप हम कर ले जाएंगे उनको। बस केवल यहाँ तक की बात आपको याद रखनी है। तो देखो बच्चों, एक कार्बन है, इसका नाम उस टेबल से देखो मेथ आ रहा है। अब चूंकि ये एल्केन है, तो एल्केन के नामकरण में हम आपको बताएंगे कि कार्बन की संख्या गिनने के बाद एन जोड़ देते हैं। तो एक कार्बन है यहाँ, तो एक कार्बन है तो मेथ, मेथ में एन जोड़ो, इसका नाम है मेथेन। ठीक, इसका अगला सदस्य कौन होगा, इसको जानने के लिए हम इसी यौगिक में CH2 जोड़ देंगे। CH2 जोड़ो, यौगिक क्या बन रहा है, 2 कार्बन हो गया, नाम यहाँ क्या लिखेंगे C2, 4 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, तो क्या हुआ H6। ये अगला सदस्य मिला। 2 कार्बन वाला सदस्य कौन है, एक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा एथेन। फिर देखो, फिर हम CH2 ऐड कर दें, अब की बार 3 कार्बन हो गया और 6 2 मिलके 8 हाइड्रोजन हो गया। तो 3 कार्बन वाले का नाम क्या है, प्रो, उसी में एन जोड़ दो, क्या हो जाएगा प्रोपेन। ऐसे आप फिर CH2 जोड़ो, अब की बार देखो 3 कार्बन 1 कार्बन मिलके 4 और 8 और 2 मिलके 10, ये हाइड्रोजन आ गया। तो आपका इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 कार्बन वाले का ब्यूट, तो ब्यूटेन बन गया। ऐसे फिर आप CH2 जोड़ दो, 4 से भी हो गया 5 कार्बन, 10 और 2 मिलके 12 हाइड्रोजन। अब 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा पेंटेन। देख रहे हैं, तो इस तरीके से नाम होता जाएगा और आप लोग इसको बोलते हैं सजातीय श्रेणी। एक ही परिवार के सदस्य हैं, नंबर ऑफ कार्बन की संख्या बढ़ने के साथ साथ इनके नाम इस टेबल के अकॉर्डिंग बदलते चले जाते हैं। एक ही सदस्य के हैं, एक ही परिवार के हैं ये सदस्य। चलो देखो, यौगिकों को CH2 के अंतर पर रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। एक तरीका और हो सकता है, देखो बच्चों, इसका एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट निकालना, 12, 4 कार्बन का 4, 1 का 1 होता है, ये आ गया आपका 16। इसका निकाल लो, 2 कार्बन है तो 12 दूनी 24 और 6 हाइड्रोजन का 6 मिला आपको 30। 16 और 30 में कितना डिफरेंस आ रहा है, 16 और 30 के मध्य में कितना डिफरेंस आ रहा है, तो 14 अंक का। ध्यान दीजिए मेरी बात को, इसमें प्रथम सदस्य है, ये द्वितीय सदस्य है। प्रथम और द्वितीय के बीच 14 अंक का डिफरेंस आ रहा है, 14। ठीक है, ऐसे इसमें 30 है और इसमें देखो 12 यानी 36 और 8 40, 36 और 8 44। तो 30 और 44 के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 14। यहां चले आओ, 4 कार्बन, 12 चौका 48 और 10 58। यहां कितना था, 36 और 8 44, 44 और 58 के बीच में कितने का अंतर आ रहा है, 14। तो आप क्या देख रहे हैं कि एक डिफिनीशन तो इसकी ये बन जा रही है कि यौगिकों को CH2 के अंतर पर रखने पर एक श्रेणी बनती है, जिसे सजातीय श्रेणी कहते हैं।
दूसरी डिफिनेशन क्या बन रही है कि यौगिकों को परमाणु भार के 14 अंक के अंतर पर रखने पर, परमाणु भार के या अणु भार के 14 डिजिट के अंतर पर रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं, क्योंकि एक सदस्य से दूसरे सदस्य के बीच मॉलिक्यूलर वेट में 14 अंक की वृद्धि या कमी नजर आ रही है। इसके मॉलिक्यूलर वेट और इसके मॉलिक्यूलर वेट में 14 अंक का अंतर है। इसका 14 अंक एथेन का 14 अंक मेथेन से ज्यादा है। प्रोपेन का एथेन से 14 अंक ज्यादा है। ब्यूटेन का प्रोपेन से 14 अंक ज्यादा है। ब्यूटेन का पेंटेन का ब्यूटेन से 14 अंक ज्यादा है। तो इस दशा से आप ये भी देख रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं दो डिफिनेशन कि यौगिकों को CH2 के अंतर पर रख देने से एक श्रेणी बनती है जिसे सजातीय श्रेणी कहते हैं, या यौगिकों को परमाणु भार के 14 अंक के अंतर पर रखने पर एक श्रेणी बनती है जिसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। तो ये बात हो गई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अदरवाइज आप यहाँ लिख सकते हैं ऐसे 14 गोला कर सकते हैं, ऐसे लिख के गोला कर दो कि एक परमाणु भार के 14 अंक के डिफरेंस पर भी ये सीरीज आपको मिलती है। इस तरीके से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम IUPAC नाम की तरफ अग्रसर होंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अगला हेडिंग डालिए, IUPAC नाम कर, IUPAC नाम कर। तो चलो इस क्रम में पहले टॉपिक आपको और बता दे रहे हैं। जैसे 2 कॉलम बनाइएगा, एक में लिखिएगा नाम, एक में लिखिए क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह, नाम और क्रियात्मक समूह। ऐसे लिखो 1 2 3 ऐसे बनाते चले जाइए। लिखिए एल्केन, एल्केन में क्रियात्मक समूह होता क्या है? सिंगल बॉन्ड। एल्कीन, एल्कीन क्या है? डबल बॉन्ड। थर्ड पॉइंट एल्काइन, एल्काइन क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। इसके बाद फोर्थ पॉइंट एल्कोहल, इसमें ऐसे OH। एल्डिहाइड, CHO। कीटोन, CO। कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। और एक दो आप नोट कर लीजिए इसी वक्त, वहां देखो 7 तक हुआ है। 8वां पॉइंट ईथर, ईथर को ऐसे दिखाओ हैलोजन,
एक्स में कौन कौन आता है, ऐसे दिखा दीजिएगा। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हाइड्रोजन है। अब 10वां पॉइंट एक ग्रुप और पढ़ लीजिए, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, ईथर, यहाँ तक हो गया है। एक ग्रुप हम आपको और पढ़ा दे रहे हैं, एस्टर। RCOOR डैश, एस्टर। ठीक, यहाँ तक IUPAC नॉमेनक्लेचर आपको पढ़ाया जाएगा। इतने ग्रुप का यहाँ तक कंप्लीट कर लेने पर आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाले सवाल IUPAC नॉमेनक्लेचर से बहुत आराम से आप कर ले जाएंगे। यहाँ तक हो गई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो फिर शुरू करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। अब देखो, क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं? जैसे आपसे अगर कोई पूछता है या आपके दिमाग में आता है कि क्रियात्मक समूह क्या होता है, तो ऐसे समूह या वह रचना जिससे किसी यौगिक के रासायनिक गुणधर्म का पता चलता है उसे क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ऐसा समूह या ऐसी रचना जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित रासायनिक गुणों के बारे में जानकारी मिलती है या किसी यौगिक के रासायनिक गुण के विषय में पता चलता है, उसे क्रियात्मक समूह कहते हैं। तो चलो अब इस क्रम में IUPAC नॉमेनक्लेचर शुरू किया जाएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्रम से ऐसे हम चलेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे सीरियल वाइज चला जाएगा, तो एक के बाद एक का नामकरण आप पढ़ेंगे। तो चलिए, हेडिंग बड़ी है आपकी IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो कुछ बातें और होती हैं बच्चों, उसको जान लो। जैसे देखो, क्या होता है कि पूछा जाता है कभी कभी कि IUPAC इसका पूरा नाम क्या होता है, इसका फुल फॉर्म का बात पूछ लिया गया है बोर्ड में। तो इसका देखो, I से मतलब है इंटरनेशनल, U से आया है यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसका फुल फॉर्म है। ध्यान दीजिए, इसके पहले जो था उसका नाम था IUC, इसी से डेराइव हुआ है IUPAC। तो IUC क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट, इसका नाम है IUC। ठीक, IUPAC को इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री बोलते हैं, IUC को इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट बोलते हैं। यहाँ से कुछ कहानी ऐसी है कि जेनेवा देश में अंतरराष्ट्रीय रसायनों के संघ, अंतरराष्ट्रीय जो केमिस्ट थे, रसायन शास्त्री थे, उनकी एक बैठक हुई थी, वो हुई थी जेनेवा में। तो जेनेवा में ये बैठक हुई थी, पूरे विश्व के रसायन शास्त्री वहां पर उपस्थित थे। तो उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि अलग अलग देशों में
किसी एक ही यौगिक का नाम हम अलग अलग पढ़ते हैं। कोई ऐसी युक्ति बना ली जाए जिससे कोई एक नेम कॉमन हो जाए कि चाहे जिस कंट्री में लिया जाए वो नेम उस कंपाउंड का एक रहे। अदरवाइज अलग अलग कंट्रियों में उस कंपाउंड के नाम चाहे जो जाने जाते हों, परंतु कोई ऐसा नाम वहाँ पर यूज किया जाए जो कि यूनिक हो, पूरे विश्व के प्रत्येक कंट्री में उस यौगिक को कम से कम उस नाम से तो जरूर जाना जाए। इस बात की पुष्टि के लिए ये जो IUC संस्था थी, अंतर्राष्ट्रीय रसायन संघ, इन्हीं के द्वारा जनरेट की गई IUPAC प्रणाली, जो कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के नाम से विख्यात हुई। इस प्रणाली में IUPAC प्रणाली में यौगिकों के नामकरण में बहुत हद तक सुविधा मिली, बहुत आसानी से इनके नामकरण होने लगे। ज्ञात यौगिकों की संख्या हजारों लाखों होने लगी, तो वहाँ पर नामकरण में असुविधा हो रही थी। इसलिए हम जब IUPAC प्रणाली के तहत नामकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो उस कंडीशन में अब यौगिक के नाम में बहुत ज़्यादा हद तक आसानी मिलती है। तो ये प्रणाली कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, किसी भी तरीके का कंपाउंड है, उसके IUPAC इस प्रणाली से उस यौगिक के नामकरण करने में बहुत ज़्यादा सुविधा मिली। ठीक, तो इसी प्रणाली के अनुसार यौगिकों के नाम पढ़े जाएंगे। स्क्रीनशॉट कर लो इसका और फिर शुरू करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए अगला इसमें हेडिंग बनाइए, एल्केन का नामकरण। हेडिंग लिखिए, एल्केन का नामकरण। पहला कंपाउंड है आपका, पहला ग्रुप है एल्केन का नामकरण। तो एल्केन किसे कहते हैं बच्चों? एलिफैटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं ओनली सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ी होंगी, एकल सहसंयोजी बंध से जुड़ी होंगी। ऐसे एलिफैटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एकल सहसंयोजी बंध से सेटिस्फाई होती हैं या जुड़ी होती हैं, उसे एल्केन कहते हैं। इसके नामकरण के लिए निम्न बातें ध्यान रखते हैं। ऐसे पॉइंट वाइज मैं बोलता जा रहा हूं और नोट करेंगे। निम्न बातें ध्यान रखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे, श्रृंखला में यदि कोई प्रतिस्थापी समूह लगा है, यदि कोई प्रतिस्थापी समूह हो तो अंकन उस सिरे से करते हैं, अंकन उस सिरे से करते हैं जहां से जुड़ा प्रतिस्थापी समूह नजदीक होता है। अभी इसका मतलब हम एग्जाम्पल कराते हुए बताएंगे। अगला पॉइंट क्या होगा? अंत में सभी कार्बन परमाणु की
संख्या गिनकर n जोड़ देते हैं, n जोड़ देते हैं। ये आपका 3 लाइन का नियम है। कार्बन की चेन दी जाएगी आप लोग को, उसमें सबसे लंबी श्रृंखला का चयन कर लो। सेकेंड स्टेप में कोई प्रतिस्थापित सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप लगा है तो उसमें अंकन श्रृंखला का वहां से करिए जहां से वह जुड़ा हुआ ग्रुप नजदीक होता। थर्ड स्टेप में कार्बन परमाणु की संख्या को गिनकर हम n जोड़ देंगे। तो एल्केन का बच्चों अनुलग्न क्या होता है, इसका एल्केन का अनुलग्न क्या है, एल्केन का अनुलग्न क्या है, n में। ध्यान दीजिए, एल्केन का अनुलग्न n, आपको n को जोड़ना है। जब हम एल्कीन का पढ़ने लगेंगे तो वहां पर इन जोड़ेंगे, बाकी सारा नियम यही होगा, थोड़ा सा और चेंज होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लो नियम का, फिर एग्जाम्पल शुरू करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखिए। जैसे CH4 पहला एग्जाम्पल, दूसरा है CH3, तीसरा एग्जाम्पल CH3, CH2, CH3, चौथा एग्जाम्पल है CH3, CH2, CH2, CH3, पांचवा एग्जाम्पल CH3, CH2, 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 CH3, छठा एग्जाम्पल है CH3, CH, CH3, CH2, CH3, सातवां एग्जाम्पल है CH3, C, CH3, CH3, CH2, CH3। चलो इतना पढ़े साफ कर लेते हैं। अब देखो बच्चों, सवाल ये कहता है कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करो। पहला कंपाउंड देखो, एक ही कार्बन है, उसमें कोई चेन ही नहीं है। मैंने यही टेबल आपके पास एक ड्रा की थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाम क्या है इनके क्रमशः, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक्ट, नोन और डेट, ये नाम दिए गए थे। एक कार्बन है तो मेथ, सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं मेथ, एक कार्बन के सारे हाइड्रोजन। तो इसी को हम कैसे डिनोट करते हैं, देखो ऐसे भी दिखा सकते हैं, चारों हाइड्रोजन में थे ये आपका है CH4, ठीक है। तो इस तरीके से आप सब सिंगल बॉन्ड से हैं, तो एक कार्बन है तो नाम क्या होगा, मेथ, और मेथ में हमको क्या जोड़ना है, N, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेन। यहाँ देखो एक कार्बन, दो कार्बन के लिए क्या है, एथ, तो इसमें नाम क्या हो जाएगा, एथेन। यहाँ देखो 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए प्रो, तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। यहाँ जाओ 4 कार्बन के लिए ब्यूट, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। यहाँ 5 कार्बन के लिए पेंट, तो नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन। यहाँ आ जाओ देखो, अब हमने नियम में दिया था एक पॉइंट कि यदि श्रृंखला में कहीं प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हो तो अंकन वहां से करते हैं जहां से जुड़ा प्रतिस्थापी समूह क्या होगा, नजदीक होगा। आ जाओ, यहां से करते हैं तो 1 2 3 पे जुड़ा है, और अगर बाएं से दाएं चलते हैं तो देखो 1 2 3 4 तो दूसरे पे जुड़ा है,
तो ये वाली नंबरिंग सही होगी कि जिस तरफ से वो नजदीक पड़ता है उस तरफ से हम उसका अंकन करेंगे। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 दूसरे पे CH3 है। CH3 का नाम होता है मेथिल। एक चीज आपकी जानकारी के लिए लिख दे रहे हैं, जब कहीं CH3 प्रतिस्थापी के रूप में आता है, मेन श्रृंखला में नहीं रहेगा, प्रतिस्थापी के रूप में रहेगा। देखो यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी है, लेकिन ये मेन श्रृंखला में। जब ये मेन श्रृंखला में रहता है तो कार्बन की संख्या गिनते समय उसी में काउंट हो जाता है। लेकिन जब ये कहीं ऊपर या नीचे प्रतिस्थापी के रूप में जुड़ा मिलता है, तब हम इसको कार्बन की संख्या में नहीं गिन करके क्या करते हैं, प्रतिस्थापी के रूप में गिनते हैं। और जब प्रतिस्थापी के रूप में गिनते हैं तो CH3 कंपाउंड का नाम होता है मेथिल। चलो देखो, दूसरे पर CH3 है, नाम हो जाएगा 2-मेथिल। 2-मेथिल, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट आया, तो ब्यूट में एन जोड़ दो, 3-मेथिल ब्यूटेन। अब यहां आ जाओ, कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करना है, तो 1 2 3 4 4 कार्बन की लंबी चेन में 4 कार्बन है, और दूसरे पर 2 बार CH3, क्या लिखेंगे 2, 2 2 बार है तो डाई शब्द यूज करते हैं, 2 डाई, और CH3 का नाम क्या है, मेथिल। 2 डाई मेथिल, 4 कार्बन का नाम क्या है, ब्यूटेन। 2 डाई मेथिल ब्यूटेन। तो इस तरीके से होगा एल्केन का नामकरण। इतना आप लोग आज देखिए। अब इसको रिवीजन पुनः करा देंगे हम। एक बार आपके पास जो भी नई पुरानी बुक होगी उसको खोल के पढ़ लीजिए। एक बार आप लोग बुक से थोड़ा सा पढ़ लीजिए, तभी आपको ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगी बात। और मैं यहाँ पे समझाऊंगा आपको, और इसको मैं फिर से रिवाइज करूँगा। आप कोई बुक होगी आपके पास, उसका कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको तैयार हो जाएगा इजी वे में। और मैं इसको दोबारा पुनः रिवाइज करा के एल्केन का नामकरण बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग इतना आप देखिए। धन्यवाद।